नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा 9 नवंबर 2025 फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है। इसमें जो है टॉप 20 जो यूपी जीके आता है उसे मैं लेकर आ गया हूँ। यही मैं आप लोगों को कराऊंगा। टॉप 20 जो यूपी जीके है, आप लोग निश्चित रहिए मैं किस तरह से जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल डिटेल में करूँगा। इसके साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को आंसर क्यों दूंगा, एकदम सटीक दूंगा, क्योंकि मैं 2 साइट से लिया हूं और साथ ही साथ जो परीक्षा वाणी बुक है इसमें भी मैंने देखा है कि कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, कौन सा रॉन्ग। हाँ, एक क्वेश्चन जो है विवादित हो सकता है, जो पूछा था कि इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो जीव है यह संकटग्रस्त से संबंधित है, जबकि उसमें चारों ऑप्शन जो था मतलब कि कहीं ना कहीं सभी के सभी जो है संकटग्रस्त ही हैं। हालांकि मैं आप लोगों को उसे डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ ही साथ जो 19 क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो ये वीडियो रहेगा इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, जैसे कि अभी ड्राफ्टमैन का होने वाला है जो 16 नवंबर को होगा। इसके साथ ही स्टेनो, साथ ही जूनियर असिस्टेंट या जिसमें भी यूपीजी के आता है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जो नदी है यह गोरखपुर का दुख कहा जाता है। इसे आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर को दुख कहा जाता है। विच रिवर इन दी उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड दी सॉरो ऑफ गोरखपुर। राप्ती है, केन है, बेतवा है, रिहंद है या नन ऑफ दी एबव है। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा राइट होगा। देखिए, केन और बेतवा ये दोनों की जो दोनों नदियां हैं ये तो बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं। थोड़ा सी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसे तो एकदम एलिमिनेट कर सकते हैं। बची रिहंद और राप्ती। रिहंद भी जो है जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है, जैसे कि सोनभद्र यहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है राप्ती नदी। गोरखपुर जो है यहाँ राप्ती नदी के किनारे ही बसा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल अब देख लेते हैं। तो राप्ती नदी यानी राप्ती रिवर जो है गोरखपुर का जो है दुख यानी सौरव कहा जाता है, क्योंकि जो यह नदी है हर बरसात के मौसम में गोरखपुर हुआ, बहराइच हुआ, बलरामपुर हुआ, श्रावस्ती हुआ और सिद्धार्थनगर जो जिले हैं यहाँ पर बाढ़ लाती है। इस नदी का जो जल स्तर है बहुत तेजी से बढ़ता है और आसपास के गाँव में जल भराव मतलब कि फैलाकर जल भराव जो है कर देती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। राप्ती नदी नेपाल के जो है रूपनदेही जिले के पहाड़ी क्षेत्रों यानी जो पश्चिमी नेपाल है यहाँ से निकलती है। तो ध्यान रखना, रेपान नदी जो है रूपनदेही जिले के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। यह जो है भारत में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर जिलों से होकर बहती है। अंततः ये जो नदी है यहाँ घाघरा नदी में मिल जाती है, जो आगे चलकर घाघरा यह जो है गंगा नदी की मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन रूप में बन सकता है कि राप्ती नदी किस में मिलती है। राप्ती नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा की है। और घाघरा किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की है। इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ राप्ती को जो है गोरखपुर क्षेत्र में जो है हर वर्ष फसलें, सड़कें और घरों को भी भारी नुकसान होता है, इसलिए इसे गोरखपुर का दुख कहा जाता है। चलिए अब हम लोग केन नदी देख लेते हैं। जो केन नदी है यह मध्य प्रदेश का जो सतना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश का जो बांदा जनपद है यहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही साथ बांदा में ही जो है यह यमुना से मिल जाती है। यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर बहती है। इसमें जो है केन और बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट यह बन रहा है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। जो केन और बेतवा जो प्रोजेक्ट है इन्हीं दो नदियों के बीच बन रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, न कि किसी शहर का दुख। इसके बाद बेतवा देख लेते हैं। यह नदी भी जो है मध्य प्रदेश के जो रिसैनी जिले के पास जो विंध्य पर्वत है यहाँ से निकलती है और हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर जो है यमुना नदी में मिल जाती है। यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसे भी जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा कह सकते हैं। यह जो नदी है यह क्षेत्र सिंचाई जल प्रदान करती है। वहाँ का जो क्षेत्र है जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पे सिंचाई का क्षेत्र मतलब कि प्रदान करती है।
जो है बेतवा नदी। इसके साथ ही साथ रिहंद नदी देख लेते हैं। यह जो नदी है यह भी मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है या सिंगरौली घाटी जो है वहाँ से निकलती है। सिंगरौली जिले के जो मैकाल पर्वत से निकलती है। यह जो है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है इससे होकर प्रवाहित होती है और उसके साथ ही साथ सोन में मिलती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रिहंद नदी है यह मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिले का मैकाल पर्वत है यहाँ से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले से होकर बहती है और अंततः सोन नदी में मिल जाती है। इस पर ही बना जो है रिहंद बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है ये। आप लोगों को ध्यान रखना है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है। तो रिहंद बांध जो है ये जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहा जाता है, यह किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी पर बना है। कहाँ है? सोनभद्र में है। यह नदी जो है बाढ़ का कारण नहीं है बल्कि इस पर जो है विद्युत उत्पादन व सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो रिहंद नदी पर बना है, यह कहाँ पर है? सोनभद्र में है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सोनभद्र ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है बिहार, सेकेंड है झारखंड, थर्ड है छत्तीसगढ़ और फोर्थ है एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो डिस्ट्रिक्ट के साथ मतलब कि राज्यों के साथ शेयर करती है। और उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है यह कितने मतलब सोनभद्र यह जो है कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो है 2 क्वेश्चन जो है इसमें आए हैं। तो सोनभद्र जो है एक तो मिर्जापुर से अपनी बाउंड्री लगाता है और उसके साथ ही साथ चंदौली से जो जिला है इससे भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है सोनभद्र। और सोनभद्र ही जो है यूपी का जो है सबसे दक्षिणी जिला भी है। और उसके साथ ही साथ यूपी का सबसे लार्जेस्ट तो लखीमपुर खीरी है, सेकेंड लार्जेस्ट एरिया वाइज जिला भी है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यहाँ पर सबसे अधिक वन भी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त को 1994 में कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज गिवन टू मैथिली शरण गुप्त ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1954? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या पद्म विभूषण या नन ऑफ द अबव? तो दिया गया था पद्म भूषण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं यह हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्हीं को जो है 1954 ईस्वी में जो है पद्म भूषण जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया था। यह जो पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक जो सेवा है और कई महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जो है दिया जाता है। गुप्त जी जो है इन्होंने ही खड़ी बोली में लिखी मतलब कि गुप्त जी को हैं उनकी खड़ी बोली में लिखी जो राष्ट्रवादी कविताओं जैसे कि भारत भारती के लिए यह जो पुरस्कार है यह मिला था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म होता है 3 अगस्त 1886 को, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो जाती है। और इनका जो जन्म कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है यहीं के चिरगांव में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका जन्म चिरगांव जो झांसी है यहाँ पे होता है 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। वे जो है खड़ी बोली के यानी खड़ी बोली कविता के जो है अग्रदूत माने जाते हैं। जबकि अधिकांश कवि जो है ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, तब उस समय जो है इन्होंने खड़ी बोली का मतलब कि प्रयोग किया। उनके पिता श्री रामचरण गुप्त और भाई जो है श्यामचरण गुप्त भी क्या थे? कवि थे। बचपन से ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली का अध्ययन किया, लेकिन स्कूल पसंद न होने पर घर पर ही शिक्षा जो है प्राप्त की। महावीर जो प्रसाद द्विवेदी थे इनके गुरु थे। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित, यह पहली जो है इनकी रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में बन सकता है बिल्कुल कि गुप्त जी की यानी आपको बताना है कि प्रमुख या पहली जो है रचना कौन सी थी। तो रंग में भंग थी। आप लोगों को ध्यान रखना है कब प्रकाशित होती है? 1909 ईस्वी में। इसके बाद भारत भारती आती है 912 ईस्वी में। यह जो है राष्ट्रवादी महाकाव्य है। इसके साथ ही साथ साकेत आती है 1931 ईस्वी में। साकेत जो है रामकथा पर आधारित होती है। यशोधरा, जयद्रथवध इत्यादि जो हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, इनका जो है राष्ट्रीय आंदोलन से भी यह कहीं मतलब कि अछूते नहीं रह गए हैं। तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम में जो है सक्रिय भाग लिया। गांधी जी ने उन्हें ही राष्ट्र कवि की जो है उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना है राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। सम्मान देख लेते हैं। तो 1952 में जो है राज्यसभा में आजीवन सदस्य बने। 1954 ईस्वी में पद्म भूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट
इनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण उनकी जो कविताएं महत्व देख लेते हैं तो उनकी जो कविताएं नैतिकता, परंपरा, मानवीय संबंधों पर केंद्रित हैं। वे जो है हिंदी को सरल और जनसुलभ बनाने वाले प्रमुख कवि थे। 1964 ईस्वी में झांसी में ही इनका निधन हो गया था। गुप्त जी की जो कविताएं हैं आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं, विशेषकर युवाओं के लिए जो है राष्ट्र प्रेम और साहित्य सरलता के संदेश के साथ आती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का गंगा का जो मैदान है यह मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, आपको बताना है। प्राचीन जो ज्वालामुखी गतिविधि से जो लावा प्रवाह हुआ है इससे बना हुआ है, या गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं इससे जो है जलोढ़ जो जमाव करके बना गया है, या विंध्यन श्रेणी से तलछट से बना हुआ है, यानी सेडिमेंट फ्रॉम दी विंध्यन रेंज, या उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एलुवियल डिपोजिट फ्रॉम गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं इसी के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण जो उत्तर प्रदेश का गंगा का जो मैदानी भाग है यह मुख्य रूप से बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो गंगा का मैदान है यानी गंगेटिक प्लेन, यह एक विशाल जलोढ़ मैदान है यानी एलुवियल प्लेन है जो मुख्यतः गंगा और उनकी जो सहायक नदियां हैं इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। उस जो गंगा की सहायक नदियां हैं जैसे कि घाघरा, गोमती, राप्ती, यमुना, बेतवा, केन, शारदा इत्यादि, इन्हीं के द्वारा जो है लाए गए बालू, मिट्टी, दोमट और गाद यानी सिल्ट, क्ले, सैंड से यह जो विशाल मैदान है यह गंगेटिक प्लेन जो है बना हुआ है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इन नदियों में जो है हजारों वर्षों में अपने प्रवाह क्षेत्र में जो है तलछट जमा कर इसे जो है उपजाऊ मैदान में कन्वर्ट कर दिया है। यह मैदान जो है भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी जो मिट्टी है यह जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। या इसी मिट्टी को जो है मतलब कि इसकी जो मिट्टी होती है इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, ये सभी की सभी जो फसलें हैं ये उगाई जाती हैं। मैदान की जो है मैदान की ऊंचाई जो है पश्चिमी मेरठ और अलीगढ़ से पूर्व की ओर अब जब आप आएंगे गाजीपुर और बलिया की ओर तो क्या होती है, घटती चली जाती है। यानी पश्चिमी जो रीजन है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं उसके साथ ही साथ ऊंचाई जो है घटती चली जाती है। यह लगभग जो है 700 किलोमीटर लंबा हुआ है, यानी लंबा है, और इसके साथ ही साथ 240 किलोमीटर चौड़ा है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको बताना है। एटा शहर जो है अकबर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। या बी कह रहा है कि एटा जिला उत्तर में जो है कासगंज जो जिला है इससे घिरा हुआ है। ईशान नदी इसकी जो है इस जिले की मुख्य नदी है। ये तीनों के तीनों जो है कथन दिया है। आप लोगों को ऑप्शन इधर रहा, ए बी सी। ए में कह रहा है कि ए है, बी कह रहा है कि बी और सी दोनों, सी कह रहा है कि केवल बी, और डी कह रहा है ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो एटा शहर है इसका जो अकबर है यह निर्माण मतलब कि अकबर जो है यह इसकी स्थापना नहीं की थी, तो ये तो राइट नहीं होगा। यह जो है एटा जिला जो है उत्तर में कासगंज से मतलब जो जिला है घिरा हुआ है, तो बिल्कुल यह सही हो जाएगा। और जो ईशान नदी है इसकी जो है मुख्य नदी है, यह कह सकते हैं कि जो ईशान नदी है एटा से बहती है, तो बिल्कुल बहती है, यानी बी और सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी और सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक जिला कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, एटा जिला है। जो एटा जिला है इससे हम लोग देख लेते हैं। इसका जो प्राचीन नाम होता है एठा, ये जो है काली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी स्थापना जो है राजा संग्राम सिंह ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जो स्थापना है राजा संग्राम सिंह ने की थी, न कि अकबर। इसलिए ये जो था गलत हो जाता है क्योंकि उसमें अकबर दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन रंग इसीलिए होता है, यानी फर्स्ट जो कथन था ए रंग हो जाता है। एटा जिले की जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं इस प्रकार है। उत्तर यानी नॉर्थ में कासगंज जिला है, पूरब में फर्रुखाबाद है, दक्षिण में मैनपुरी है,
पश्चिम में जो है अलीगढ़ और हाथरस है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए निकला थोड़ा सा हम लोग इसे मैप में देख लेते हैं। तो एटा, ये रहा, ये है एटा, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, तो देख लीजिए ये रहा एटा। इसके जो है नॉर्थ में कासगंज है, इसके साथ ही साथ पूरब में फर्रुखाबाद है, और दक्षिण पूरब कह सकते हैं या दक्षिण में कह सकते हैं तो मैनपुरी और फर्रुखाबाद है। इसके साथ ही साथ यहाँ आगरा से भी है, उस पश्चिम में जो है यह है हाथरस, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कासगंज के किधर है, तो उत्तर में है यानी नॉर्थ में, तो बिल्कुल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, आप लोग जो है हर जिलों को और उनके जो सटे हुए राज्य हैं वो किस तरफ हैं, इन्हें याद करना ही करना पड़ेगा, 75 जिलों को, और जो है किधर हैं, तो मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो बी क्या कह रहा था कि यह जो है कासगंज, यह जो है जो एटा जिले के उत्तर में है, तो बिल्कुल इसीलिए यह जो है राइट हो जाएगा। और ईशान नदी इस जिले की मुख्य नदी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं एटा जिले को। तो ये हम लोग देख लिए हैं कि उत्तर में कासगंज है, पूरब में फर्रुखाबाद है, दक्षिण में मैनपुरी है, पश्चिम में अलीगढ़ और हाथरस है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग देख लेते हैं कासगंज जिला का उत्तरी भाग में स्थित है। आप लोग ध्यान रखें, इस प्रकार जो कासगंज जिला है यह एटा जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। ईशान नदी जो है एटा जिले की मुख्य नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह नदी जो है जिले के दक्षिणी भाग से बहती है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो ईशान नदी है जिले के कौन से भाग में मतलब कि बहती है, कौन से भाग से, सॉरी, तो दक्षिणी भाग से बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ यह जो नदी है कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। बरसात के मौसम में यह जिले में कुछ भागों में जो है जल भराव भी करती है, जो ईशान नदी है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एटा को जो है ब्रज के क्षेत्र का भाग भी माना जाता है। यहाँ के जो बोली है यह ब्रज भाषा ही है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा पटना पक्षी विहार है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पटना पक्षी विहार यहाँ का प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहाँ पर जो है सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह जो है सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, जो पटना पक्षी विहार है। तो किस जिले में है, एटा जिले में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र जो है अवध और ब्रज जो क्षेत्र है, इसके बीच के एक संस्कृति का सेतु यानी ब्रिज का कार्य करता है। अवध और ब्रज के सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। ईटा कह रहे हैं, ईटा जो है दोबारा हो गया है रिपीट। तो आप लोग ध्यान रखना है कि संग्राम सिंह ने ही इसे जो है स्थापना की थी। यह इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध है। इधर बिल्कुल सही है, यहीं पर था, आई थिंक रिपीट हुआ था। अब इसका हम लोग प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं एटा का। तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्थल है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से ही जो है लौह अयस्क प्राप्त हुआ, यानी लौह का जो है साक्ष्य मिला है, यह इसी जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रूप में बन सकता है, जैसे ड्राफ्ट में हुआ स्टोनो ही होने वाला है, तो आप लोग कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। तो ध्यान रखना है कि जो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैदिक कालीन जो स्थल है अतरंजी खेड़ा, इसी जिले में स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत में एटा पी लोसान इससे नाम से संबंधित किया है। तो क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कि जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, इसके जो वृत्तांत में एटा को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो यह संबोधित किया गया है पी लोसान के नाम से। कटिंगरा गांव से गुप्त, कुषाण और महाभारत के लगभग 5000 वर्ष पुरानी जो है चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे पोटरी जो है यहाँ भी प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, कटिंगा गांव से, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एटा जिले में है। यहाँ से जो है गुप्त काल के, कुषाण काल के और महाभारत के काल के लगभग 5000 वर्षों से भी पुरानी जो है पेंटेड ग्रे पोटरी जो है प्राप्त हुई है, यानी जो चित्रित और धूसर मृदभांड है यह प्राप्त हुई है। आप लोगों को ध्यान रखना है, एक अतरंजी खेड़ा को याद रखना है। मान लीजिए आप लोग इसे तीनों पॉइंट को याद ही कर लेना है। चलिए अब लोग देख लेते हैं यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल। तो अतरंजी खेड़ा, जलसर, मरहरा, छछैन, आवागढ़ किला, कैलाश मंदिर, साकेत और कादरीगंज। भौगोलिक सांख्यिकी और विवरण, मुख्यालय एटा ही है। एरिया आई थिंक नहीं याद करूँगी फिर भी चल जाएगा, लगभग 2400
31 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 17,74,480 और लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं। साक्षरता दर है 70.08%, जहाँ पर पुरुष 81.3% के साथ और महिला 58.8% के साथ है। और सबसे यूपी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे कम जो साक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों या ओवरऑल पूछें तो सबसे कम कौन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, श्रावस्ती है। और सबसे अधिक अगर पूछ लिया तो गौतम बुद्ध नगर है। अब मुख्य उत्पाद और उद्योग देख लेते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ का जो है घुंघरू, घंटी एवं पीतल जो का उत्पाद है यह है। घुंघरू, घंटी एवं पीतल का उत्पाद एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्पाद या उद्योग। नेक्स्ट है मुख्य हस्तशिल्प उत्पाद। तो खादी वस्त्र हुआ, घुंघरी घंटी हुआ, कांच के मनके हुआ, मोती हुआ, मूंज के उत्पाद। इसके साथ ही जलेसर का जो पीतल का घंटी व घुंघरू उद्योग एटा जिले का यहाँ प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 1 अगस्त 2023 को जलेसर मेटल क्राफ्ट को जो है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसका जो है सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। कब? 1 अगस्त 2023 को जलेसर का जो मेटल क्राफ्ट है इसे जीआई टैग मिल चुका है। इसके साथ ही एटा जिला जो है उत्तर प्रदेश में जौ यानी बार्ली के लिए उच्चतम उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जिला है। पटना पश्चिम बिहार हम लोग देख लिए हैं कि यहीं पर है। इसकी स्थापना जो होती है, जिसकी स्थापना 1990 में, यह भी एटा जिले में ही है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो अमीर खुसरो हों, अभी तो फिलहाल उनका जो जन्म हो जाएगा कासगंज, क्योंकि अब कासगंज जो है एटा जिले से अलग हो गया था इसलिए, नहीं तो पटियाली एटा में ही उनका जो है जन्म हुआ था। तो अभी तो उनका जन्म अगर पूछेगा अमीर खुसरो का कहाँ हुआ है तो कासगंज। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश का जो सारनाथ है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा त्यौहार अपनी उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ में कौन सा त्यौहार अपने उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। विच फेस्टिवल इज फेमस फॉर इट्स सेलिब्रेटेड एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। बुद्ध पूर्णिमा, होली, सब ए मिराज, दीपावली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को जो सारनाथ है किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं अगर आप लोग एक बार भी पढ़ा होगा तो यह भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। यहीं पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। होली से तो होगा नहीं, और मुस्लिम है तो मुस्लिम से होगा नहीं, दीपावली भी नहीं, और नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ में कौन सा त्यौहार अपने उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध पूर्णिमा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर पड़ता है। सारनाथ को ऋषभपंतनम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है इसी की स्थिति में, मतलब इसी के अंतर्गत आता है। यह जो है अत्यंत जो है पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो जिला है इसी में आता है, और यह जो है सारनाथ अत्यंत पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं पर जो है भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद प्रथम उपदेश, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यह दिया था। तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण जो है बुद्ध पूर्णिमा का जो है त्यौहार यहाँ अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है बुद्ध जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों जो घटनाएं हैं इन्हीं की स्मृति में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ। ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को होता है, नहीं पूर्णिमा को होता है। ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यह तीनों की तीनों घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती हैं। मतलब कि पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसीलिए जो है इसी की स्मृति में श्रद्धालु जो है यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन देख लेते हैं। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों बौद्ध जो भिक्षु हैं और पर्यटन आते हैं। धर्म जयंती यानी धर्म चक्र जयंती और बुद्ध वंदना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक स्तूप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धार्मिक स्तूप कहाँ पर
है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में, तो सारनाथ ही है या तो वाराणसी कह सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया जो धम्मिक स्तूप है, इसके साथ ही साथ मूलगंध कुटी विहार और जो चौखंडी स्तूप है, इसी पर पूजा अर्चना की जाती है। भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को पाठ करते हैं और अहिंसा हुआ, करुणा हुआ और शांति का संदेश देते हैं। यह जो उत्सव है यह बैसाख पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा जो अप्रैल महीने में, अप्रैल मई में पड़ती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, हिंदू कैलेंडर जो है ये वेरिएबल है, इसलिए इसमें अप्रैल और मई दे दिया है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, धम्मिक स्तूप, मूलकंद कुटी विहार और चखंडी जो स्तूप है यह सारनाथ में ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा। तो इनका बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। इनकी जो जन्म होते हैं 563 ईस्वी में लगभग है, आप लोग ध्यान रखना है। कहाँ पर जन्म होता है तो लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल, जो कपिलवस्तु है उसी के पास। पिता राजा शुद्धोधन, ये जो थे साक्य गणराज्य के प्रमुख थे और कपिलवस्तु के शासक थे। माता इनके कौन थी तो महामाया थी, यानी रानी महामाया। पालन पोषण इनका कौन किया था तो उनकी सौतेली माँ जो थी महाप्रजापति गौतमी ने। मृत्यु 483 ईस्वी में लगभग कुशीनगर में। आप लोग ध्यान रखना है कि 483 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में है। आप लोग ध्यान रखना है। यूपी में जो 5 बौद्ध तीर्थ स्थल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कौन कौन से? सारनाथ हम लोग देख लिए हैं, कभी कुशीनगर को भी देख लेंगे, श्रावस्ती, कौशाम्बी और पिपरहवा। पिपरहवा कहाँ पर पड़ता है तो सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं पाँचों के पाँचों। कौन कौन से? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और पिपरहवा। कौशाम्बी की जो है बुद्ध कह रहे हैं। कौशाम्बी को जो है बौद्ध और जैन दोनों का केंद्र कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कौशाम्बी को। कौशाम्बी जो है वत्स जो महाजनपद था, इसी की राजधानी हुआ करती थी कभी। वर्तमान में जो प्रयागराज के पश्चिम दक्षिण में स्थित है कौशाम्बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यमुना नदी के तट पर कौशाम्बी स्थित है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है, आपको बताना है। जो उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा होती है किसके कारण होती है, आपको बताना है। ये कह रहा है कि पश्चिमी जो विक्षोभ है यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके कारण होती है, या व्यापारिक पवनें जो ट्रेड विंड्स है इनके कारण, या मानसूनी हवाएं या शुष्क हवाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ते होती हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ है इसी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट, चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है ठंड के मौसम में जो दिसंबर और दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य में होती है, इसी के दौरान जो है हल्की वर्षा होती है। यह जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसी के कारण होती है। तो उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है यह पश्चिमी वेस्टर्न यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसी के कारण होती है। ये जो मतलब कि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये जो है भूमध्य सागर यानी जो मेडिटेरियन सी है इसी क्षेत्र से जो है उत्पन्न होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हुए पाकिस्तान व उत्तर भारत के ऊपर पहुंच जाती है यानी पहुंचती हैं। यह जब जो है विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचते हैं तो ये ठंडी व नमी युक्त हवाएं लाते हैं, जिससे जो है पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम वर्षा होती है और कभी कभी यहाँ पर ओले हेल स्टॉर्म भी गिरते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वर्षा को जो है शीतकालीन वर्षा या रबी की फसल की वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो रबी की फसलें होती है इसे बहुत ज़्यादा यह हेल्प करता है, क्योंकि यह रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है यानी उपकारी होती है इसलिए। तो ध्यान रखना है इस वर्षा को जो है शीतकालीन वर्षा या रबी फसलों के लिए उपकारी वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है गेहूँ, जौ, सरसों और आदि जो फसलें हैं इनसे बहुत ज़्यादा लाभ होती है इस वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। यह जो है तमसा नदी के तट पर स्थित है। यह जो जिला है पूरब में गोरखपुर जिले से घिरा हुआ है, और सी कह रहा है कि यह जो जिला है उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है। आपको बताना है कौन सा सत्य सही है। तो ये तो राइट हो जाएगा कि यह जो है तमसा नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। यह जो जिला है पूरब में गोरखपुर जिले से
घिरा हुआ, सॉरी गोरखपुर से नहीं घिरा हुआ है, आप लोग ध्यान रखना है, ये नहीं राइट होगा। यह जिला जो है उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है, तो उत्तर में नहीं पूरब में आप कह सकते हैं, पूरब में जो है मऊ से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। इसमें जो है पूरब में गोरखपुर दे दिया है इसलिए राइट नहीं होगा, यहाँ पे जो है उत्तर दे दिया है, नॉर्थ दे दिया है, जबकि नॉर्थ नहीं ईस्ट होता तो राइट हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोगों को यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ वो जो ज़िले हैं किस ज़िले को स्पर्श करते हैं और कौन से डायरेक्शन में करते हैं, इसे भी आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट गार्ड में जो है पूछे गए थे आप लोगों को, दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को, यानी एक था एटा का और एक था आजमगढ़ का, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आजमगढ़ के जो जिला है, तो आजमगढ़ के पूर्व में मऊ जिला है, दक्षिण में जौनपुर और गाजीपुर है, पश्चिम में अम्बेडकर नगर है, और पूरब में बलिया व देवरिया जिले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं आजमगढ़ को, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ये रहा आजमगढ़, देख लीजिए आप लोग। तो पूरब में कौन सा है, मऊ है, क्योंकि उसमें नॉर्थ दे दिया था, तो नॉर्थ में इसमें कौन सा है देख लीजिए आप लोग। चौथा जो ए है देवरिया, आप लोग ध्यान रखना है, और ये जो अम्बेडकर नगर है ये है, और इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर पश्चिम में है, जौनपुर घिरा हुआ है, गाजीपुर और मऊ जो है इसमें, क्योंकि मऊ ही था तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं उसे अब दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें मऊ नॉर्थ की ओर था, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मऊ है यह उत्तर में, सॉरी यह जो जिला है उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है, तो उत्तर में नहीं पूरब में, तो इसलिए यहाँ रंग हो जाएगा। अब पूरब में क्या कह रहा है कि गोरखपुर से जिले मतलब घिरा हुआ है, तो देख लेते हैं गोरखपुर। तो गोरखपुर कहाँ है, यह रहा, तो देख लीजिए पूरब में है, नॉर्थ में है, इसलिए इसे नहीं होगा राइट, तो केवल एक राइट होगा, आप लोग ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए कि तमसा नदी के तट पर स्थित है। तो आजमगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ कैफी आजमी नगर जिसे पहले कहा जाता था, आप लोग ध्यान रखने हैं। तो तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ प्राचीन काल में जो है कोसल महाजनपद था, इसी का एक भाग था, यानी कोसल महाजनपद के अंतर्गत ही आजमगढ़ जो है आता था। यह जिला जो है सन 1665 ईस्वी में मुगल शासन के दौरान राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खां के द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किसने किया था, आजम खां ने। यह उल्लेखनीय है कि विक्रमजीत जो है गौतम राजपूतों के वंशज थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। क्षेत्रफल 4054, जनसंख्या 46,13,913 है, और लिंगानुपात 1000 पर 1019 महिलाएं हैं। लिंगानुपात देख रहे हैं ज़्यादा है आजमगढ़ का, 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। साक्षरता दर 70.9%, पुरुष 81.3% और महिला 60.9%। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा जो कलाकृतियाँ हैं यह है। और प्रमुख पर्यटन स्थल तो चंद्र ऋषि आश्रम है, भंवरनाथ है, ऋषि तंत्रादेव मंदिर है, शिल्पी एकेडमी है, माँ पमलेश्वरी देवी है, दौलत इब्राहिम खां का मकबरा है, चरण पादुका गुरुद्वारा है, और इसके साथ ही साथ अवंतिकापुरी धाम है, भैरव बाबा स्थल है, दुर्वासा ऋषि स्थल है, पलहना देवी मंदिर है, और बिरला बुद्ध मंदिर है। आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रमुख संस्थान यानी मेजर इंस्टीट्यूशन तो महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय यह है, जिसकी स्थापना 28 अप्रैल 2021 को हुई थी। और हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय अभी फिलहाल निर्माणाधीन है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रमुख उद्योग तो हथकरघा और सूती उद्योग, वस्त्र उद्योग है, कहाँ पर, मुबारकपुर में। कह सकते हैं जो हथकरघा उद्योग है यह उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज़्यादा जो उद्योग है हथकरघा उद्योग ही हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए
आजमगढ़ में भी है। तो आजमगढ़ में हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काली यानी ब्लैक पॉटरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, यह भी है। क्वेश्चन के रूप में बनता है, जो निजामाबाद है यहाँ का। तो आजमगढ़ जिले में जो है धान यानी राइस की खेती क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु है, माफ कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है यह किस वर्ष में हुआ था? वर्ष भी आप लोगों को याद रखना है, साहित्य से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, या कह सकते हैं जो व्यक्तिगत हैं प्रमुख व्यक्ति से। तो उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1850 ईस्वी में। चलिए जन्म देख लेते हैं। 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का होता है। मृत्यु हो जाती है 6 जनवरी 1885। 1850 में जन्म ले रहे हैं, 1885 लगभग आप कह सकते हैं 35 या 34 वर्ष, 34 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में ही। पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपनाम आधुनिक कवि, साहित्य का जनक भी इन्हें कहते हैं। इसके साथ ही साहित्य में इनका योगदान क्या रहा है? तो हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। नाटक, कविता, निबंध, पत्रकारिता में क्रांति लाई। प्रमुख कृतियाँ नाटक कह सकते हैं तो अंधेरी नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदिक हिंसा न भवती कविता है, भारतेंद्र ग्रंथावली पत्रिका है, कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैंगनीज है। भारतेंद्र की उपाधि काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो है प्रदान की गई थी। तो जो भारतेंद्र है इन्हें कौन दिया था, या कह सकते हैं जो भारतेंद्र की उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी? तो जो काशी नगरी प्रचारणी जो सभा है इसी के द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वृद्धि दर किस जिले में रही है? 10 की जनसंख्या जो वृद्धि दर है यह किस जिला में रही है आपको बताना है। कानपुर में, बागपत में, हमीरपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक, वहीं पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक। आप लोग ध्यान रखना है, जहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक वहीं पर जनसंख्या जो 10 की वृद्धि दर है सबसे अधिक, यानी गौतम बुद्ध नगर में। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यानी जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यह गौतम बुद्ध नगर का ही है। कितना है देख रहे हैं? 49.19%। देख रहे हैं 49.91%, जबकि राज्य की औसत वृद्धि दर रही है 20.23%, यानी 2.5 गुना अप्रॉक्सीमेट जनसंख्या वृद्धि दर रही। यह जिला जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र, औद्योगिक विकास, आईटी हब और दिल्ली एनसीआर के निकटता के कारण जो है तेजी से बढ़ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रेटर नोएडा है या नोएडा है यह किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर ही, जो गौतम बुद्ध नगर है यहीं पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के कारण जो है यह सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, क्योंकि इसका रीजन यह है कि औद्योगिक विकास, आईटी हब और दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। राज्य की जो औसत वृद्धि दर रही है 20.23% रही है। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो 19,98,12,341, जो भारत में फर्स्ट स्थान पर रखता है। 10 की वृद्धि दर 20.23%, और राज्य की जो कह सकते हैं नेशनल जो औसत वृद्धि दर रही है 17.63%, जो अधिक है। उत्तर प्रदेश की मतलब 10 की वृद्धि दर नेशनल से अधिक है। घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रह रहे हैं। साक्षरता कितना है? एवरेज है 67.68%। पुरुष जिसमें साक्षर है लगभग आप लोग 10 ऐड कर लीजिए, बड़ी आसानी होगा, तो 77.28%। और महिला का जब पूछे तो 10 इसी में से घटा लीजिए, तो 57.18% महिला साक्षर हैं और पुरुष 77.28% साक्षर हैं। लिंगानुपात 912 है और 1000 महिलाओं पर पुरुष। आप लोगों को ध्यान रखना है लिंगानुपात कितना है? 912 है। वहाँ पे शायद मैं 929 बता दिया था क्या गाइज? हो सकता है, एक तरफ माफ कीजिएगा, उसमें 912 है। आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अकबर? आप लोगों को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फर्स्ट कह रहा है कि उन्होंने जो है अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है सिंहासन पर विराजमान हुए। तो बिल्कुल, क्योंकि हुमायूं तो जो है अकबर के पिता थे, तो ये तो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही पूछा है। उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में हिमू को पराजित किया, हराया। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, पहली, इसलिए राइट नहीं होगा, क्योंकि पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, इसलिए बी करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड अगर रहता तो राइट हो जाता। इन्होंने ही प्रयाग का नाम बदल कर इलाहाबाद किया था, तो बिल्कुल इलाहाबाद का नाम, यानी जो पहले था यह प्रयागराज था, इसी को प्रयाग को चेंज किया था अकबर ने, किया था क्या, इलाहाबाद। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ए और सी राइट हो जाएगा। ए और सी किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकबर देख लेते हैं थोड़ा सा, अकबर शासनकाल देख लेते हैं 1542 से 1605 ईस्वी तक। अकबर ने जो है अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में, मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है सिंहासन संभालते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, जबकि अकबर के साथ नहीं हुई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, अकबर के साथ जो होती है दूसरी लड़ाई होती है पानीपत की 1556 ईस्वी में। इसमें जो है अकबर की सेना ने जो है हेमू को हराया था। अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था या कार्यवाहक जो सेनापति था, यह भैरव खान था। आप लोग ध्यान रखना है। और हेमू का आदिल शाह सेनापति था। इसमें जो है अकबर की जीत होती है, और यहीं से जो है मुगल कह सकते हैं, वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर करता है, लेकिन अब वास्तविक जो संस्थापक होता है मुगल साम्राज्य का, यह अकबर ही होता है। आप लोग ध्यान रखना है। इसे अकबर जो है 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर देता है, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1583 ईस्वी। इसी के मतलब 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम प्रयाग करके इलाहाबाद कर दिया गया था। अब इलाहाबाद को चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इसके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य जो है सही है, कथन आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मल्टीपल जो पर्पज प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश आर इज करेक्ट। रिहंद परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, तभी हम लोग देखे हैं जो रिहंद परियोजना है बेतवा नदी पर न थी, किस पर थी, रिहंद ही नदी पर थी। कहाँ पर थी, आई थिंक सभी को मालूम होगा, सोनभद्र में। तो ये तो राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बेतवा दे दिया। राजघाट जो बांध परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बीच एक संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल, जो राजघाट परियोजना है यह संयुक्त परियोजना है होती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, तो ये तो राइट हो जाएगा बी। माता टीला बांध जो है रिहंद नदी पर झांसी पर बनाया गया है, तो माता टीला जो बांध है यह रिहंद नदी पर नहीं बनाया गया है, यह जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, इसलिए यह राइट नहीं होगा। झांसी में है, ठीक बात है, लेकिन माता टीला बांध रिहंद नदी पे नहीं है, इसलिए यह भी राइट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या पूछा था, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तो केवल बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं रिहंद परियोजना को थोड़ा सा। तो रिहंद बांध, रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर है। यह जो है जो रिहंद नदी, यह सोन नदी की सहायक नदी है, आप लोग ध्यान रखना है। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, आप लोग ध्यान रखना है, इसी के मतलब है, आप लोग ध्यान रखना है यहीं पर। तो भारत की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह कहाँ पर है, तो यह सोनभद्र में है। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, तो विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह का जो परियोजना है कब पूर्ण हुई थी, तो 1962 ईस्वी में पूर्ण होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, राजघाट जो बांध परियोजना है यह, तो जो है बेतवा नदी पर है, कहाँ पर है, ललितपुर में है। और उत्तर प्रदेश में तो ललितपुर में है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो अशोकनगर जो है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, और मध्य प्रदेश में अशोकनगर, यहीं पर है जो राजघाट बांध परियोजना है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, किस नदी पर जो है राजघाट जो डैम प्रोजेक्ट है, यह बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। इससे क्या होता है, सिंचाई और विद्युत उत्पादन होता है। 1973 ईस्वी के अंतर राज्य समझौते के तहत यह मतलब बनी थी। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है, आप लोग ध्यान रखना है। उसमें झांसी दिया था ना, क्या दिया था, मैं झांसी शायद बोल दिया था, जी बिल्कुल, इसमें झांसी भी नहीं है, ललितपुर है, आप लोग ध्यान रखना है। तो माता टीला बांध जो है यह जो है बेतवा नदी ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश के जो झांसी से 50 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पर है जो माता टीला बांध, यह भी जो है बेतवा नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह भी संयुक्त परियोजना है और 1958 में पूर्ण होती है। इससे जो है मुख्य रूप से सिंचाई होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है उत्तर प्रदेश के संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यही जो क्वेश्चन है जो है फंसा सकता है या कह सकते हैं विवादित है, क्योंकि इसमें जो है सफ़ेद पीठ वाला जो गिद्ध हुआ, पतला चोंच वाला जो गिद्ध हुआ, दलदली हिरण हुआ और भारतीय घड़ियाल, सभी के सभी कहीं न कहीं संकटग्रस्त ही हैं। तो इसलिए या तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा या तो जो दलदली हिरण है ये होगा, क्योंकि मैं जब गूगल और इस पर किया था तो वो जो है दलदली हिरण बता रहा था। इसका मैं आप लोगों को डिटेल में करा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं आयोग क्या सही देता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सफ़ेद पीठ वाला जो गिद्ध है इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यह जो है क्रिटिकली एजेंट यानी सबसे जो है कह सकते हैं क्रिटिकली यानी सबसे अधिक एंडेंजर्ड यानी जो है सबसे अधिक जो है संकटग्रस्त है, आप लोग ध्यान रखना है इसे। उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, लेकिन यह भी एक संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। पतला चोंच वाला जो गिद्ध है यह भी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कह सकते हैं सबसे अधिक जो संकटग्रस्त है। यह भी उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है जैसे कि कतरनिया घाट यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन डाइक्लोफिनॉन विषमता के कारण यह भी गंभीर खतरा से है। दलदली हिरण वल्नरेबल। उत्तर प्रदेश का जो है यह राजकीय पशु भी है। मुख्य रूप से दुधवा जो नेशनल पार्क है और हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यहीं पर पाया जाता है। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, लगभग 1200 से 1400 हो गई हैं, लेकिन जो आवास हैं इनकी जो है हानि से खतरा है, यानी ये भी संकटग्रस्त ही हैं। जबकि भारतीय घड़ियाल जो इंडियन गेरियल है यह भी जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यह जो है घड़ियाल भारतीय घड़ियाल यह चंबल नदी में प्रमुख आबादी में पाए जाते हैं। जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन बांधों और मछली पकड़ने के कारण इसे भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं चारों जो दिया है यह संकटग्रस्त ही, लेकिन नोट के रूप में आप लोगों को बता दिया है कि जो दलदली हिरण है यह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है जो वल्नरेबल यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। जबकि अन्य जो तीनों प्रजातियां हैं ये सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, पतला चोंच वाला जो गिद्ध है और भारतीय घड़ियाल एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में आती हैं, जो कि सबसे गंभीर स्थिति में है। आप लोग ध्यान रखना, ये सबसे मतलब कि अब ये विलुप्त के कगार पे हैं। बचे कौन, तो जो दलदली हिरण है। तो इसी के लिए मतलब संरक्षण के प्रयास के लिए किया गया है। तो हो सकता है कि दलदली हिरण ही इसका राइट आंसर हो, लेकिन जब आयोग देता है जो आंसर वही मान्य होगा। आप लोग फिलहाल जान लीजिए कि चारों के चारों जो है यह संकटग्रस्त ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय जो नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की जो प्रमुख प्रजाति होती है कौन सी होती है। आपको बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की प्रमुख प्रजाति कौन सी होती है। वृक्ष होती है, देवदार होती है, टीक जिसे सागवान कहते हैं यह होती है, या ओक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ते होता है जो सागवान है यानी टीक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट यह जो है मुख्यतः रूप से पाया जाता है। और किस रीजन में पाया जाता है, तो तराई जो रीजन है और जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपातीवन मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो तराई एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से आ गए, विशेष रूप से जो दुधवा हुआ टाइगर रिजर्व, सोहागी बरवा हुआ और कतरनिया घाट हुआ। यहाँ पर यह जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो नम पर्णपाती वन है, आप लोगों को ध्यान रखना, नम है यानी मॉइस्ट जो नम पर्णपाती वन है यह पाए जाते हैं। इन वनों में जो है वे पेड़ प्रमुख होते हैं जो वर्षा ऋतु में जो है हरे भरे रहते हैं, लेकिन जब शुष्क ऋतु आती है तो अपने पत्ते के यह गिरा देते हैं। इन वनों की जो प्रधान प्रजाति होती है यह टीक यानी सागवान ही होती है। जबकि इसके साथ ही साथ इसमें शीशम यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है डेलबेरिजिया शीशन और हल्दू, महुआ, अर्जुन और आंवला आदि पेड़ भी पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रधान प्रजाति है ये टीक है, इसीलिए राइट आंसर सागवान ही होगा। वनों का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में लगभग 6.24% है अकॉर्डिंग टू
जो हुआ था 2023 के अनुसार, यानी 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वन का क्षेत्रफल है 6.24% है। अब मुख्य वन और प्रकार देख लेते हैं। तो मुख्य वन प्रकार तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि सागौन हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ। और उष्णकटिबंधीय जो शुष्क इसमें है, शुष्क पर्णपाती वन, यह जो बुंदेलखंड जो विंध्याचल का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं या वृक्ष कह सकते हैं, खैर और बबूल होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जब नम पूछेगा यानी मॉइस्ट पूछेगा तो यहाँ पे तराई क्षेत्र में चले जाना है। यहाँ पे कौन से वृक्ष होते हैं, सागौन, साल, शीशम। और उष्णकटिबंधीय यदि शुष्क पूछता है तो बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे चले जाना है, या विंध्याचल का जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें कौन से पौधे होते हैं, तो खैर बबूल। महत्वपूर्ण वन क्षेत्र दुधवा टाइगर जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, कतरनिया घाट हुआ और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर है महत्वपूर्ण वन क्षेत्र। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन झील का नाम क्या है, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन झील में कौन सी झील या उसका जो नाम है यहाँ आपको बताना है कि क्या है। मानसी गंगा है, मदाना झील है, यमुना समुद्र है, गोविंद सागर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक गोवर्धन झील है जिसका नाम होता है मानसी गंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है यहीं पर जो है स्थित गोवर्धन क्षेत्र में ये अत्यंत धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। यहाँ पर जो झील स्थित है इसका नाम मानसी गंगा है। तो उत्तर प्रदेश का मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन क्षेत्र यह अत्यधिक जो है धार्मिक और पौराणिक महत्व रखता है। यहाँ पर स्थित झील का जो नाम है यह मानसी गंगा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देख लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को जो है रक्षा की थी, तो इसी समय जो है इसी स्थान पर जो है भक्तों की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी मानसिक शक्ति से गंगा को प्रकट किया, इसलिए इसे मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक जो मान्यता है इसका नाम कैसे पड़ा मानसी गंगा, तो भगवान कृष्ण जो है अपनी मानसिक शक्ति से जो है गंगा को प्रकट किए थे, इसलिए मानसी गंगा इसका नाम पड़ा है। यह जो झील है गोवर्धन पर्वत की जो तलहटी है वहाँ पर स्थित है और परिक्रमा मार्ग पर एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। गोवर्धन पर्वत यह जो है भगवान कृष्ण ने इसे जो है इंद्र के जो प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु उठाया था। तो जो गोवर्धन पर्वत है इसे जो है भगवान कृष्ण ने जो है इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था। मानसी गंगा झील हम लोग देख लिए हैं कि गोवर्धन में स्थित है। श्री कृष्ण के द्वारा मानसिक रूप से उत्पन्न गंगा मानी जाती है, जो है मानसी गंगा झील है। बरसाना देख लेते हैं। जो बरसाना है ये सभी की सभी हम लोग दिख रहे हैं मथुरा में ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बरसाना भी। जो बरसाना है यह जो है राधा रानी के जन्म स्थान है। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ लट्ठमार होली के लिए। तो लट्ठमार जो होली है यहाँ बरसाना में ही मनाया जाता है। गोकुल देख लेते हैं। तो नंद बाबा का यह निवास स्थल है जहाँ पर जो है श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। वृंदावन यह जो है श्री कृष्ण की जो है रासलीला जो है स्थली है। यहीं पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी जो मंदिर है कहाँ पर है, तो वृंदावन में ही है। ध्यान रखना है वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है और यहीं पर जो है कृष्ण ने रासलीला की थी। द्वारिकाधीश मंदिर यह भी जो है मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है। कुसुम सरोवर यह जो है राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो मानसी गंगा जो है यह गोवर्धन में स्थित है, आप लोगों ध्यान रखना है। जबकि जो कुसुम सरोवर है यह राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। सरदार कह रहे हैं जो सूरदास हैं इनकी जन्मभूमि भी है, आप लोगों को ध्यान रखना है मथुरा। तो सूरदास की जन्मभूमि कहाँ पर होता है, तो सीही गांव जो मथुरा के निकट ही है। सूरदास जी जो है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ब्रजमंडल तो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, ये सभी के सभी मिलाकर जो एरिया बनता है या रीजन कह सकते हैं, इसी को ब्रज क्षेत्र या ब्रज मंडल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से आते हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, ये सभी के सभी ब्रजमंडल के अंतर्गत आते हैं या ब्रज क्षेत्र इसे कहा जाता है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है तो ब्रज भाषा ही होगी। इसके साथ ही साथ यह जो है हिंदी भी बोली जाती है, जो हिंदी की ही क्या है एक उपभाषा है ब्रज भाषा। लोकगीत या लोक नृत्य यहाँ के रासलीला, ब्रज घोली और गीत हैं, आप लोग ध्यान रखना है।
लोकगीत या लोकनृत्य, रासलीला और ब्रज होली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और कि यूपी में सबसे अधिक आप कह सकते हैं मेले, यह कहाँ पर लगते हैं उत्सव, तो यह मथुरा में ही लगता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश के हैं इसे आप लोगों को पढ़ ही लेना है, क्योंकि अभी वर्तमान में 21 हैं, जिसमें 5 इंटरनेशनल है और 16 अभी तो कार्यरत भी बहुत हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह लखनऊ में है। तो जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह लखनऊ में है, तो बिल्कुल है, तो ये तो राइट हो जाएगा। लाल बहादुर जो शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह कानपुर में है, नहीं, यह कानपुर में नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जो है हवाई अड्डा यहाँ वाराणसी जो बाबतपुर है यहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट ये नहीं होगा, इसलिए बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कानपुर दे दिया है। खेरिया हवाई अड्डा गोरखपुर में है, खेरिया जो है गोरखपुर में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल एक यानी फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल कथन जो ए है यही सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो कुल जो संख्या है हवाई अड्डे की, इसमें अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ यानी इंटरनेशनल के साथ साथ जो है डोमेस्टिक और निर्माणाधीन और प्रस्तावित भी शामिल है। तो 2025 तक कितने हैं, 21 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। यह जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 20+ हवाई अड्डा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिनमें जो है 5 इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ पर हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो लखनऊ में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है, कुशीनगर में है और नोएडा में है। तो 5 जगह हैं, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर और नोएडा में। जो उड़ान योजना थी इसी के तहत जो है छोटे छोटे जो शहर हैं यानी छोटे जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के शहर हैं, इसे जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह जो है हवाई अड्डे जो है बनाए गए थे, जैसे कि आजमगढ़ और श्रावस्ती जिले में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्तमान में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और कौन कौन से कहाँ हैं इन्हें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी जो लखनऊ में यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, बाबतपुर वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अयोध्या में है, जिसे पहले क्या कहा जाता था, फैजाबाद। इसके साथ ही साथ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कुशीनगर में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। इसे जो है जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अभी ये निर्माणाधीन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में। तो ये थे 5 इंटरनेशनल। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं जो घरेलू हवाई अड्डे हैं यानी डोमेस्टिक जो हवाई अड्डे हैं। तो आगरा में कौन सा है हवाई अड्डा, तो खेरिया है, यानी कहाँ पर है, खेरिया में। तो आगरा हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, यह आगरा में है, यह जो है घरेलू के लिए है। गोरखपुर हवाई अड्डा ये जो है या कह सकते हैं महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, यह गोरखपुर में है। तो गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। प्रयागराज हवाई अड्डा प्रयागराज में, जिसे बमरौली हवाई अड्डा कह सकते हैं या बमरौली जहाँ है यहाँ पर पड़ता है। यह प्रयागराज हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो बमरौली में है, आप लोग कह सकते हैं। कानपुर हवाई अड्डा चकेरी में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। तो कानपुर कहाँ पर है, चकेरी है कानपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कानपुर वाला, आगरा वाला हो गया, प्रयागराज, ये सभी के सभी पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट है बरेली हवाई अड्डा, बरेली में है। पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में है। इसके साथ ही साथ हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है। यहाँ पे हिंडन लिखा गया है, तो हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में और मेरठ हवाई अड्डा मेरठ में, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार जो है आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है। विच फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विद आयुर्वेदिक महोत्सव, आपको बताना है। त्रिवेणी महोत्सव, यमुना महोत्सव, झांसी महोत्सव, गंगा महोत्सव या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो उत्तर प्रदेश का आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार है जो आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है। तो कहा जाता है इसे झांसी में मनाया जाता है आयुर्वेद महोत्सव, तो इसलिए करेक्ट आंसर झांसी महोत्सव हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, झांसी महोत्सव। तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी महोत्सव है इसे आयुर्वेदिक महोत्सव से कहा जाता है, आयुर्वेदिक महोत्सव से यहाँ संबंधित है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव देख लेते हैं इसे। उत्तर प्रदेश के जो झांसी जिला है यहीं पे जो है यहाँ आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसे आयुर्वेदिक
झांसी महोत्सव के नाम में या रूप में भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आयोजित एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जिसे आयुर्वेद झांसी महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह जो है महोत्सव 5 दिवसीय होता है, यानी 5 दिवसीय इसका आयोजन होता है। तो यह महोत्सव 5 दिवसीय आयोजन आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों, कला, शिल्प, लोक नृत्य, संगीत और कविता पाठ पर केंद्रित होता है। तो जो है आयुर्वेद महोत्सव है, यह कितने दिन चलता है? तो 5 दिन चलता है। इसमें जो है आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ हुई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हुई, कला, शिल्प, लोक नृत्य, संगीत और कविता पाठों पर यह केंद्रित होता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा प्रायोजित यह महोत्सव आयुर्वेद को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो है यह महोत्सव है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है इसके द्वारा। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यह जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है। कौन सा? आयुर्वेद महोत्सव। यह इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य जो पर्यटन है इसे प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन करता है। कौन सा? तो यूपी का जो पर्यटन विभाग है यह जो है फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। झांसी को आयुर्वेदिक उत्पादों का केंद्र भी बनाता है। अन्य महोत्सव और स्थान देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो ताज महोत्सव आई थिंक सभी जानते होंगे, ताज आगरा में। लखनऊ महोत्सव हो जाएगा लखनऊ में। ब्रज महोत्सव वृंदावन मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कुंभ मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 वाला देख रहे हैं। उसके बाद कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ और कुशीनगर में। कैलाश जो मेला है आगरा। बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। देव दिवाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी बीत चुकी है देव दीपावली, यह वाराणसी में। बटेश्वर मेला आगरा में। रामनवमी अयोध्या में। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को करा दिया है। बहुत सारे मेले उत्सव हैं यूपी में, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की पहली स्वास्थ्य नीति यह किस वर्ष जारी की थी? 2018 में। तो बिल्कुल 2018 में ही जारी की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की पहली स्वास्थ्य नीति 2018 में जारी की थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज्ड द स्टेट फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर 2018। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की पहली जो स्वास्थ्य नीति है यह 2018 जनवरी 2018 में जारी की थी। यह जो नीति है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य का प्रबंधन करने और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी हुई है। यह जो नीति है कोविड-19 से पहले व्यापक राज्य स्तरीय स्वास्थ्य नीति थी जो स्वास्थ्य व्यय, बुनियादी ढांचे और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सी जो नीति थी आप लोगों को ध्यान रखना है? स्वास्थ्य नीति जो कोविड-19 से पहले यह आई थी, यानी 2018 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कौन सी जो नदी है यह प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता है, यहाँ का जो फूलपुर क्षेत्र है इसी के पास से निकलती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो इलाहाबाद के फूलपुर के पास से निकलती है। हिंडन निकलती है, कर्मनासा निकलती है, वरुणा निकलती है, मनोरमा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंडन तो गाजियाबाद के लिए फेमस है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे ही तो है। तो आई थिंक थोड़ा भी बहुत आप लोग पढ़े होंगे, तो हिंडन तो नहीं लगाएंगे। कर्मनासा जिसमें हुमायूं बह रहा था, कहाँ पर? चंदौली जो एरिया है बिहार का, तो ये भी नहीं होगा। मनोरमा जो तराई क्षेत्र हुआ उधर का, तो ये भी नहीं होगा। बची कौन? वरुणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुणा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है यह जो वरुणा नदी है यह प्रयागराज का जो फूलपुर है इसी के पास से निकलती है और गंगा के पैरेलल बाएं तट से होते हुए वाराणसी जो शहर है यहीं पर जा मिलती हैं गंगा से। इसी के कारण जो है वरुणा और असी नदियाँ जो है वाराणसी में बहती है। इसी के कारण जो है वाराणसी का नाम पड़ा था, वरुणा और असी नदी के कारण ही। तो फिलहाल इसका राइट आंसर वरुणा हो जाएगा क्योंकि यही जो नदी है फूलपुर के पास से निकलती है। तो वरुणा नदी जो है उत्तर प्रदेश की जो है गंगा की एक छोटी सहायक नदी है जो प्रयागराज का जो फूलपुर मेलुहुर नामक स्थान है यहाँ से उत्पन्न होती है। यह लगभग 100 या कहीं कहीं पर 105 किलोमीटर मैंने देखा है, तो 100 या इसमें लगभग लिख दिया है, तो लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम या पूर्व पश्चिम में बहते हुए वाराणसी जिले के जो सराय मुहाना है यहीं के पास जो है गंगा में विलीन हो जाती हैं। आप लोग ध्यान रखना है यह जो है नदी वाराणसी शहर के नाम का स्रोत भी है क्योंकि जो वाराणसी का नाम पड़ा है वरुणा और असी नदियों के नाम से। वाराणसी का एक और
थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि वाराणसी जो शहर है इसका जो सबसे प्रथम बार उल्लेख मिला था यह अथर्ववेद में मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो है सबसे प्राचीन शहर भी कह सकते हैं, नगर सकते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन नगरों में से एक है वाराणसी। हिंडन रिवर, तो यह जो उद्गम है सहारनपुर जिले के जो ऊंचे भूभाग से जो शिवालिक जो पहाड़ी है यहाँ से होती है। यह प्रवाह क्षेत्र जो मेरठ हुआ यानी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, जैसे कि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि जिलों से यहाँ बहते हुए जो हिंडन नदी है अंततः यमुना में विलीन हो जाती है। विशेषता इसकी क्या है, तो यह जो है पूरी तरह से जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नदी है। नेक्स्ट कर्मनाशा रिवर, कर्मनाशा नदी, इसका जो उद्गम होता है बिहार के कैमूर पहाड़ियों से अमरकंटक श्रृंखला के पूर्वी भाग से होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना है। ठीक, प्रवाह क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पर बनाती है। इसे जो कर्मनाशा रिवर है जो चंदौली जिला है, आप लोग ध्यान रखना है, कर्मनाशा नदी वहाँ से फ्लो करती है और जो बिहार का बॉर्डर बनाती है, यह चंदौली और बिहार का सटा हुआ है कि कोई चंदौली, तो यह जो है कर्मनाशा नदी है बिहार के बॉर्डर भी बनाती है। आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कर्मनाशा नदी को। इसका जो संगम होता है गंगा नदी से मिल जाती है चकिया के पास। मनोरमा नदी या मनोरमा कह सकते हैं, मानवार नदी या मनोरमा नदी, उद्गम बहराइच जिले के तराई क्षेत्र से होता है। प्रवाह यह जो है घाघरा या सरयू नदी की सहायक नदी है। यह नदी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध का क्षेत्र जैसे कि लखनऊ हुआ, मतलब कि जो उधर का रीजन है वहाँ से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखना है। यानी उसी के जो बहराइच जिला हुआ उसी के क्षेत्र में बहती हुई चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज यानी मिनरल, देख रहे हैं मिनरल से भी क्वेश्चन बने हैं, आप लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल पढ़ लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, आपको बताना है। सिलीमाइट पाया जाता है, सिल्मेनाइट है, सिलीमेमाइट है, पोटास लवण यानी पोटास साल्ट है, पायरोफिलाइट है, बॉक्साइट है या नन ऑफ द अबव। तो यह है पायरोफिलाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरोफिलाइट जो है राइट हो जाएगा। तो पायरोफिलाइट जो है एक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। यह जो है नॉन मेटेलिक मिनरल होता है जो पायरोफिलाइट है, जिसमें मुख्यतः जो बुंदेलखंड का रीजन है यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहीं पे पाया जाता है पायरोफिलाइट। जैसे कि झांसी, हमीरपुर, बांदा और जो ललितपुर का जिला है यहाँ पर पाया जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पायरोफिलाइट है यह जो बुंदेलखंड, वैसे भी आप लोग कह सकते हैं कि जो मिनरल हैं यह सर्वाधिक बुंदेलखंड का जो रीजन है वहाँ पर, और इसके साथ ही साथ जो विंध्यन क्षेत्र है जैसे कि मिर्जापुर और सोनभद्र मोस्ट फेमस हैं। बुंदेलखंड और जो विंध्यन रीजन है यहीं पर मिनरल मिलते हैं उत्तर प्रदेश का, तो बुंदेलखंड का रीजन ही रहेगा। जैसे कि झांसी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, यहाँ पे जो है पायरोलिफिलाइट पाया जाता है। यह जो खनिज है एल्युमिनियम सिलिकेट से बना होता है, Al2Si4O10 का होल ट्वाइस जो इसका फार्मूला है, यानी जो एल्युमिनियम सिलिकेट से बना होता है। आप लोग ध्यान रखना है। इसका जो यूज किया जाता है तो रिफैक्ट्री ईंटों में सिरेमिक्स बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरेमिक है। इसके साथ ही रबर, पेंट, कॉस्मेटिक और टाइल उद्योग में भी किया जाता है पायरोलिफिलाइट का यूज। इसके बाद अन्य जो हैं मिनरल देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोयला जो है सोनभद्र का जो सिंगरौली कोलफील्ड है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोयला कहाँ से मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र से। सोनभद्र में कहाँ से, जो सिंगरौली कोलफील्ड है। यह जो है इसका जो यूज किया जाता है यहाँ पर जो है यूज लिखा है, तो कोयला का जो यूज है ऊर्जा उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। नेक्स्ट है डैशफोर कहाँ पर मिलता है, तो सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा। एल्युमिनियम उत्पादन और रिफैक्ट्री सामग्री के लिए जो है डायस्फर का यूज किया जाता है। तो डायस्फर का जो यूज है एल्युमिनियम उत्पादन और रिफैक्ट्री सामग्री में किया जाता है। सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और है सिल्का सैंड। सिल्का सैंड जो प्रयागराज, नैनी और शंकरगढ़ का जो एरिया है यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही साथ जो चित्रकूट का जो थोड़ा सा रीजन है यहीं पर भी मिलता है। तो नैनी, शंकरगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो प्रयागराज में सिल्का सैंड यह मिलता है। सिल्का सैंड का जो यूज होता है कांच के निर्माण में और सिरेमिक बनाने में किया जाता है। डोलोमाइट जो है सोनभद्र में और बांदा में मिलता है। डोलोमाइट कहाँ पर, सोनभद्र का जो कजराहट एरिया है यहाँ पर और बांदा में पाया जाता है।
इसका जो यूज होता है स्टील उद्योग में जो है फ्लक्स के रूप में और रिफ्रैक्टरी में किया जाता है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये से भी क्वेश्चन बना हुआ है। सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, बांदा, यहाँ पे मिर्जापुर दोबारा हो गया है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कई बार मिर्जापुर, मिर्जापुर बहुत बार ये पूछा है लाइमस्टोन किस किस पर दिया है, तो मिर्जापुर ऑप्शन जरूर रहता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखना है चूना पत्थर को। इसका जो यूज किया जाता है यह सीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीमेंट को उद्योग में लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, स्टील के निर्माण में भी किया जाता है। अंडालुसाइट, यह भी जो है सोनभद्र और मिर्जापुर का जो एरिया है यहाँ पे पाया जाता है। इसका यूज रिफ्रैक्टरी सामग्री और उच्च तापमान जो उद्योग है इसमें किया जाता है। एंडोलसाइट का, बॉक्साइट, यह जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है, एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क भी है। नेक्स्ट है फास्फोफोराइट, यह जो है सोनभद्र में पाया जाता है फास्फोफोराइट। इसका जो यूज होता है उर्वरक और रासायनिक उद्योगों के लिए। हीरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जो कहाँ पर मिलता है हीरा, तो बांदा और मिर्जापुर में मिलता है हीरा। आप लोग ध्यान रखना है बांदा और मिर्जापुर में डायमंड मिलता है। इसका जो यूज किया जाता है आभूषण और औद्योगिक उपकरण में। सोना यानी गोल्ड कह सकते हैं, तो सोना जो है यह सोनभद्र, जो पारसी और ललितपुर का जो भीकमपुर है और बलरामपुर है यहाँ पर मिलता है। इसका जो यूज किया जाता है आभूषण और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में। जिप्सन, इसका जो एरिया यानी कहाँ पर मिलता है, तो बांदा और सोनभद्र में। प्लास्टर में यूज किया जाता है, सीमेंट में और उर्वरक बनाने के लिए जिप्सन का यूज किया जाता है। बांदा और सोनभद्र में मिलता है, प्लास्टर, सीमेंट और उर्वरक बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है मैग्नेसाइट, यह जो है मैग्नेसाइट सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है, रिफ्रैक्टरी और स्टील उद्योग में किया जाता है। पोटास लवण या पोटास साल्ट, यह जो है प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा में। उर्वरक और रासायनिक में यूज किया जाता है, उर्वरक रासायनिक उद्योग में जो है इसका यूज किया जाता है पोटास साल्ट का। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। और एक कापर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कापर, तांबा, यह ललितपुर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुल योगदान, यूपी जो है देश के कुल खनिज संसाधनों का केवल 2% रखता है, तो यानी उत्तर प्रदेश में केवल 2% जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टरी खनिज जैसे कि एंडोलसाइट और डैशफर यहाँ पर जो है अग्रणी है, यहाँ पर 78% जो है एंडोलसाइट पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, देख रहे हैं 78% पूरे भारत का कहाँ पर है, यूपी में है। प्रमुख क्षेत्र बिंद पठार जैसे कि सोनभद्र यह सबसे समृद्ध है जो खनिज संसाधन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया जो बिंद का पठार है, यहाँ पे जो खनिज संसाधन है सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे कि सोनभद्र का जो रीजन है यह सबसे समृद्ध है। खनिज विभाग उत्तर प्रदेश भूवैज्ञानिक एवं खनन निदेशालय DGMIUP के द्वारा यह प्रतिबंधित है। 2025 में सोना और हीरा खोज पर फोकस, 2025 में जो है सोना और हीरा खोज पर फोकस किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। उत्तर प्रदेश में जो सच्चिदानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको बताना है कि किस वर्ष मिला था। 1972, 1980, 1975, 1978 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मिला था 1978 में। आप लोगों को ध्यान रखना है सच्चिदानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं इन्हीं को जो है 1978 में ज्ञान पुरस्कार मिला था, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इनको हम लोग थोड़ा सा जीवनी देख लेते हैं। तो जन्म कब होता है, 7 मार्च 1911, कहाँ पर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में होता है। मृत्यु हो जाती है 4 अप्रैल 1987 को, कहाँ पर, नई दिल्ली में। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, उपनाम इन्हें अज्ञेय भी कहते हैं। तो पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और उपनाम अज्ञेय है। साहित्य में योगदान, नई कविता आंदोलन में प्रणेता, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। प्रमुख कृतियाँ कविता में जैसे कि शेखर एक जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, यहाँ पर उपन्यास होगा, इसी में लिख गया है। ये थे कविता शेखर एक जीवनी, कितनी नाव में कितनी बार और हरी घास पर क्षण भर। उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है 2 भाग, कहानी विपथगा परंपरा और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, विपथगा और परंपरा का मूल्यांकन। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें 1978 में, यह कितनी नावों में कितनी जो बार है, इसी के कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है इन्हीं के कारण मतलब मिला था। यानी कितनी नावों में कितनी बार जो कृति है इन्हीं के
लिए जो है 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है प्राप्त होता है। अन्य पुरस्कार प्राप्त करते हैं 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, और पेशा इनका था कवि, लेखक, पत्रकारिता, स्वतंत्रता सेनानी, सेना और अधिकारी थे। सेना में यह अधिकारी भी थे। विशेष तो तार सप्ताह 1943 में संकलन के संपादक थे। प्रयोगवादी कविता का इनका आधार था। तो गाइज 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो फॉरेस्ट गार्ड में आया था यूपीजीके का, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में कराया हूँ। और ये आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि मैं जो आप लोगों के ये क्वेश्चन मतलब कि जो प्रोवाइड किया हूँ, जो आंसर की मैं 2 वेबसाइट से लिया हूँ, जैसे कि तो गूगल सर्वोपरि है, इसके साथ ही साथ चैट जीपीटी भी है, और एक बुक है परीक्षावाणी। इससे भी मैं आप लोगों को मतलब कि प्रेफर मतलब कि इसके भी क्वेश्चन मतलब कि जो मुझे लगा तो उसके मतलब कि डाले हैं। तो इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, इसमें जो 90 क्वेश्चन हैं आई थिंक सभी सत्य हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो बनाया है वो विवादित है, तो इसमें आयोग जब आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ राइट होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी आप लोगों को करंट अफेयर कह रहे हैं, यूपीजीके करा दिया हूं। अब कंप्यूटर आप लोगों को कल मिलेगा। कल कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कराएंगे और इसी प्रकार कराएंगे। आप लोग निश्चित रहिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की के साथ कराएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली सीरीज की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को।